नमस्ते। आज हम फार्माकोथेराप्यूटिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर का जो पूरा कंट्रोल सिस्टम है वो इसी पर निर्भर करता है। तो चलिए इसकी बिल्कुल बेसिक बुनियादी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। द प्रिंसिपल फंक्शनल यूनिट ऑफ द सीएनएस इज द न्यूरॉन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस की जो सबसे मुख्य सबसे ज़रूरी कार्यात्मक इकाई है वो न्यूरॉन है। सारे काम इसी के ज़रिए होते हैं। अगला पॉइंट है न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यूनिक एबिलिटी टू रिसीव एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। सिंपल शब्दों में कहें तो न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक भी है, यानी इससे ही पूरा स्ट्रक्चर बनता है, और ये वर्कर भी है, यानी काम भी यही करता है। इसके पास जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की एक अनोखी एक खास क्षमता होती है। Neurons vary by functional roles, connections, neurotransmitters, metabolic requirements and electrical activity. इसका अर्थ ये हुआ कि सारे न्यूरॉन्स एक जैसे नहीं होते। उनके काम के आधार पर, उनके कनेक्शंस के आधार पर वो कौन सा केमिकल मैसेज, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और उनकी बिजली की गतिविधि के आधार पर वे अलग-अलग प्रकार के होते हैं। अब आते हैं न्यूरोग्लिया पर। In addition to neurons, CNS contains cells like astrocytes and oligodendrocytes. इसका मतलब है कि CNS में सिर्फ न्यूरॉन्स ही नहीं होते, उनके साथ साथ उनके सपोर्टिंग स्टाफ जैसे सेल्स भी होते हैं, जिनके नाम हैं एस्ट्रोसाइट्स और ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये न्यूरॉन्स की मदद करते हैं। इंजरी टू दीज कॉजेज फंक्शनल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लीडिंग टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और अगर इन सपोर्टिंग सेल्स को कोई चोट लगती है तो उनके काम करने के तरीके या उनकी बनावट में बदलाव आ जाता है, जिसके कारण गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हो सकती हैं। अब चलिए दाईं तरफ दिए गए डायग्राम्स को देखते हैं। जो ऊपर वाला डायग्राम है वो एक न्यूरॉन का है। इसमें आप देख सकते हैं सेल बॉडी, जिससे ये ब्रांचेस निकल रही हैं, इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। ये सिग्नल को रिसीव करती हैं। इसका जो लंबा हिस्सा है वो एक्सॉन है, और आखिर में एक्सॉन टर्मिनल है, जहां से सिग्नल आगे भेजा जाता है। नीचे न्यूरोग्लिया के सेल्स दिखाए गए हैं जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट और सुरक्षा देते हैं। तो इस चैप्टर में आगे हम कुछ मुख्य क्लिनिकल कंडीशंस पर बात करेंगे, जैसे कि एपिलेप्सी, पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर्स, स्ट्रोक और माइग्रेन। तो चलिए हमारी पहली क्लिनिकल कंडीशन एपिलेप्सी यानी मिर्गी को समझते हैं। इसका डेफिनेशन कहता है एपिलेप्सी इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच ब्रेन एक्टिविटी बिकम्स एबनॉर्मल, कॉजिंग सीजर्स, सेंसेशंस एंड समटाइम्स लॉस ऑफ अवेयरनेस। इसका मतलब ये है कि एपिलेप्सी एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल समस्या है जिसमें दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अचानक से गड़बड़ा जाती है, और इस गड़बड़ी की वजह से सीजर्स यानी दौरे पड़ते हैं, अजीब सी संवेदनाएं महसूस होती हैं, और कभी कभी व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक, ट्रॉमा, मैस लीजन, इन्फेक्शन, यानी दिमाग में किसी भी तरह की चोट, जैसे स्ट्रोक से, किसी एक्सीडेंट से, कोई गांठ या इन्फेक्शन होने से ये हो सकता है। चिल्ड्रन, 2/3 ऑफ केसेस मोस्टली इडियोपैथिक और ट्रॉमा इंड्यूस्ड। बच्चों में ज्यादातर मामलों का कारण या तो पता नहीं होता, जिसे मेडिकल भाषा में आइडियोपैथिक कहते हैं, या फिर किसी चोट के कारण होता है। अडल्ट्स, अंडरलाइंग ब्रेन लीजन्स और मेटाबॉलिक कॉजेज, और वयस्कों में ये अक्सर दिमाग के अंदर किसी घाव या शरीर की मेटाबॉलिक गड़बड़ियों के कारण होता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स, इस फ्लोचार्ट से समझते हैं। तो मिर्गी के दौरे मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहला है पार्शियल या फोकल सीजर्स, appears in one hemisphere, symptoms in specific body part side, can spread to become generalized. इसका मतलब है कि ये दौरा दिमाग के किसी एक हिस्से से शुरू होता है, इसीलिए इसके लक्षण शरीर के किसी खास हिस्से या एक तरफ ही दिखते हैं। कभी-कभी ये दिमाग के दूसरे हिस्सों में फैल भी जाता है। इसके 3 उपप्रकार हैं: सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल और पार्शियल विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन। दूसरा प्रकार है जनरलाइज्ड सीजर्स, happens in both hemispheres, more severe effects. ये दौरा दिमाग के दोनों हिस्सों में एक साथ शुरू होता है, इसीलिए इसके असर ज्यादा गंभीर होते हैं। इसके मुख्य उपप्रकार हैं एब्सेंट सीजर्स, जिसमें व्यक्ति बस कुछ सेकंड के लिए खो जाता है, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, जिसे आम भाषा में बड़ा दौरा कहते हैं, और मायोक्लॉनिक जैसे अन्य प्रकार। इस स्लाइड में हम ये समझेंगे कि आखिर दौरा पड़ने के दौरान दिमाग के अंदर होता क्या है। पहले देखते हैं नॉर्मल एक्टिविटी। occurs in a non-synchronized manner, groups of neurons inhibited, excited sequentially. यानी आम हालात में हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स एक अनुशासन में रहते हैं। वे एक साथ फायर नहीं करते, बल्कि एक क्रम में ज़रूरत के हिसाब से एक्साइट या शांत होते हैं। अब देखिए सीजर्स में क्या होता है। occur when neurons are activated synchronously.
दौरा तब पड़ता है जब दिमाग के कई सारे न्यूरॉन्स अचानक एक साथ बिना किसी अनुशासन के फायर करने लगते हैं। इस सिंक्रोनाइज्ड फायरिंग को पैरोक्सिस्मल डीपोलराइजिंग शिफ्ट या पीडीएस कहते हैं। दाईं तरफ कंपैरेटिव न्यूरोनल एक्टिविटी के ग्राफ में आप साफ देख सकते हैं नॉर्मल एक्टिविटी में स्पाइक्स बिखरे हुए हैं, जबकि सीजर पीडीएस के दौरान सारे स्पाइक्स एक साथ एक लाइन में हैं और बहुत ऊंचे हैं। इसमें गैबा रोल बहुत महत्वपूर्ण है। मोस्ट इनहिबिटरी साइनेप्सेस यूज द न्यूरोट्रांसमीटर गैबा। आप गैबा को दिमाग का ट्रैफिक पुलिस वाला समझ सकते हैं। इसका काम है एक्टिविटी को कंट्रोल में रखना, उसे जरूरत से ज्यादा बढ़ने से रोकना। तो सेकेंडरी एपिलेप्सी में क्या होता है? लॉस ऑफ इनहिबिटरी सर्किट्स एंड स्प्राउटिंग ऑफ फाइबर्स फ्रॉम एक्साइटेडली न्यूरॉन्स जनरेट अ सीजर फोकस। इसका मतलब है कि जब ये गैबा वाला ट्रैफिक पुलिस सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और एक्साइटेडली न्यूरॉन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब दिमाग में एक सीजर फोकस बन जाता है जहां से दौरा शुरू होता है। और आइडियोपैथिक एपिलेप्सी के मामले में जेनेटिक स्टडीज आइडेंटिफाई म्यूटेशंस इन आयन चैनल्स, यानी इसमें समस्या बाहरी नहीं बल्कि जेनेटिक होती है, जिसमें न्यूरॉन्स के आयन चैनल्स में जन्म से ही कोई गड़बड़ी होती है। अब हम एपिलेप्सी के लक्षणों यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और उसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी दवाओं से इलाज पर चर्चा करेंगे। तो लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं? कार्डियक सिनकोपी, अरिदमिया, इसका मतलब है दिल की धड़कन अनियमित होने से बेहोशी। नॉन कार्डियक सिनकोपी, वैसोवेगल रिस्पॉन्स, जिसके कारण बेहोशी हो सकती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, डिस्पनिया, सांस लेने में तकलीफ होना। स्लीप डिसऑर्डर्स, नार्कोलेप्सी, नींद से जुड़ी समस्याएं जैसे नार्कोलेप्सी। मूवमेंट डिसऑर्डर्स, पैरोक्सिस्मल डिस्काइनेशिया, अचानक होने वाले अनियंत्रित मूवमेंट्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हाइपोग्लाइसीमिया, शरीर में शुगर लेवल का कम हो जाना। माइग्रेन, जनरली कंफ्यूजन माइग्रेन, ऐसा माइग्रेन जिसमें भ्रम या कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो। लॉस ऑफ बाउल और ब्लैडर कंट्रोल, मल मूत्र पर नियंत्रण खो देना। अब देखते हैं कि इन दौरों को रोकने के लिए हमारे पास फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में कौन-कौन सी दवाएं हैं। इस टेबल को देखिए, इसमें कई क्लासेस दी गई हैं। आप देखेंगे कि इनमें से कई दवाएं जैसे बेंजोडाइजिपीन्स, जिसके एग्जाम्पल्स हैं क्लोनाजिपैम, लोराजिपैम, और बार्बिट्यूरेट्स, जिसका एग्जाम्पल है फिनोबार्बिट्यूट, हमारे दोस्त गाबा की ताकत को बढ़ाकर काम करती हैं ताकि दिमाग शांत रहे। वहीं दूसरी कुछ दवाएं हैं जो दिमाग के आयन चैनल्स पर काम करके उसे शांत करती हैं। इसमें आती हैं हाइडेंटोइन क्लास, जिसका एग्जाम्पल है फेनिटोइन, अलीफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, वाल्प्रोइक एसिड, और इम्यूनोस्टेल्बिन क्लास, कार्बामाजिपिन। इसके अलावा साइक्लिक गैबा एनालॉग्स जैसे गाबापेंटिन और कुछ अन्य नई दवाएं जैसे लेवेटिरेसिटैम भी इसमें शामिल हैं। हर दौरे के प्रकार के लिए अलग दवा चुनी जाती है। दवाएं तो जरूरी हैं, लेकिन एपिलेप्सी के मैनेजमेंट में दवाओं के अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अपनी जीवन शैली में कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके दौरों को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। अवॉइड डिस्कार्ड एक्टिविटीज कॉजिंग डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्लीप डिसऑर्डर्स। इसका मतलब है ऐसी चीजों से दूर रहें जो तनाव, डिप्रेशन या नींद में गड़बड़ी पैदा करती हैं, क्योंकि ये चीजें दौरे को ट्रिगर कर सकती हैं। फॉलो चेंज डाइट प्लान्स अकॉर्डिंग टू डिमांड और आरएमपी प्रिस्क्रिप्शन। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपने खान-पान की योजना बनाएं और उसका पालन करें। सही डाइट बहुत जरूरी है। मैनेज कंजम्पशन, स्मॉल एक्सटेंट कैफीन, अल्कोहल, निकोटीन में मैनेज डिसऑर्डर बट अवॉइड एक्सेसिव अमाउंट्स। बहुत जरूरी है कि कैफीन, शराब और निकोटीन जैसी चीजों का सेवन सीमित मात्रा में करें। इनकी ज्यादती हानिकारक हो सकती है। प्रैक्टिस योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली। नियमित रूप से योग, ध्यान और व्यायाम करने से दिमाग शांत रहता है और दौरों का खतरा कम होता है। प्रैक्टिस हर्बल या नेचुरल मेडिसिन अदर देन एलोपैथिक। डॉक्टर की सलाह से एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ हर्बल या प्राकृतिक चिकित्सा का भी सहारा लिया जा सकता है। डू एक्टिविटीज दैट मेक यू हैप्पी एंड चेयरफुल। आखिर में सबसे जरूरी, ऐसी गतिविधियां करें जो आपको खुशी देती हैं। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। एपिलेप्सी में हमने देखा कि दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जरूरत से ज्यादा हो रही थी। अब हम एक ऐसी बीमारी पर आते हैं जहां दिमाग में एक जरूरी केमिकल की कमी हो जाती है। इस बीमारी का नाम है पार्किंसंस डिजीज। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज, hypokinetic movement disorder caused by loss of dopaminergic neurons from the substantia nigra। चलिए इसके हर शब्द को समझते हैं। न्यूरोडीजेनरेटिव यानी इसमें दिमाग के सेल्स धीरे धीरे नष्ट होते हैं।
हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर, यानी इसमें शरीर की गति धीमे पड़ जाती है। और ये होता क्यों है? क्योंकि दिमाग के एक खास हिस्से, जिसका नाम है सबस्टेंशिया नाइग्रा, में डोपामीन नाम का केमिकल बनाने वाले न्यूरॉन्स मरने लगते हैं। डोपामीन हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला मास्टर केमिकल है। इसका क्लिनिकल सिंड्रोम क्या है? इसके लक्षणों में शामिल हैं डिमिनिश्ड फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे पर भावों का कम हो जाना, स्टूप्ड पोस्चर, कंधों का झुक जाना, स्लोइंग ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, गति का धीमा होना, फेस्टिनेटिंग गेट, छोटे छोटे कदमों से तेजी से चलना, रिजिडिटी, मांसपेशियों में अकड़न, और पिल रोलिंग ट्रेमर, हाथों में कंपन जैसे गोली घुमा रहे हों। इसके एटियोपैथोजेनेसिस यानी कारण क्या है? प्रोटीन एक्यूमुलेशन, एग्रीगेशन, माइटोकॉन्ड्रियल एब्नॉर्मैलिटीज, न्यूरोनल लॉस इन सबस्टेंशिया नाइग्रा। इसके पीछे प्रोटीन का दिमाग में जमा होना, सेल्स के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में गड़बड़ी और न्यूरॉन्स का नष्ट होना शामिल है। ट्रॉमा या अन्य बीमारियां, बार बार सिर में चोट लगना या कुछ अन्य बीमारियां। टॉक्सिन्स, कुछ विषैले पदार्थ जैसे मैंगनीज या कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आना। इसके मुख्य लक्षणों को याद रखने का एक आसान तरीका है TRAP, T ट्रेमर, कंपन, R रिजिडिटी, अकड़न, A अकिनेजिया, गति का रुक जाना या धीमा होना, P पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, शरीर का संतुलन बिगड़ना। डोपामीन की कमी का असर कितना गहरा हो सकता है, ये हम पार्किंसंस के लक्षणों को देखकर समझ सकते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहले आते हैं प्राइमरी सिम्टम्स यानी मुख्य लक्षण। ये लक्षण सीधे तौर पर शरीर की गति से जुड़े हैं। ब्रैडीकिनेसिया, इसका मतलब है मूवमेंट्स का बहुत धीमा हो जाना। पार्किंसोनियन गेट, ये चलने का एक खास ढंग है जिसमें व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है और पैर घसीटकर छोटे छोटे कदम लेता है। इसे शफलिंग गेट भी कहते हैं। आप नीचे डायग्राम में स्टूप्ड पोस्चर और शफलिंग गेट देख सकते हैं कि मरीज कैसे झुककर चल रहा है। रिजिडिटी, शरीर की मांसपेशियों में कठोरता या अकड़न। ट्रेमर्स, हाथों में कंपन, जो आमतौर पर आराम करते समय होता है। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, शरीर का संतुलन बनाए रखने में कठिनाई, जिससे गिरने का खतरा बढ़ जाता है। अब देखते हैं सेकेंडरी सिम्टम्स। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, इसका असर सिर्फ मूवमेंट पर ही नहीं बल्कि दिमाग के दूसरे कामों पर भी पड़ने लगता है। कन्फ्यूजन और मेमोरी लॉस, भ्रम की स्थिति और याददाश्त में कमी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, चिंता और अवसाद, डिफिकल्टी स्वॉलोइंग, कोई भी चीज निगलने में परेशानी, इंक्रीज स्वेटिंग, पसीना ज्यादा आना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या। ये जो सेकेंडरी लक्षण हैं, ये मरीज के जीवन की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित करते हैं। अच्छा, अब जब हमने पार्किंसंस का कारण यानी डोपामीन की कमी और उसके लक्षण समझ लिए हैं, तो चलिए इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सबसे जरूरी दवाएं हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन डोपामिनर्जिक सिस्टम। अब देखिए, पार्किंसंस के इलाज में सबसे बड़ी चुनौती है डोपामीन को दिमाग तक पहुंचाना। अगर हम सीधे डोपामीन दें तो वो ब्रेन में घुस ही नहीं पाता। तो वैज्ञानिकों ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने डोपामीन प्रिकर्सर यानी लेवोडोपा बनाया, जो डोपामीन का कच्चा रूप है। लेकिन एक और समस्या थी, हमारा शरीर इस लेवोडोपा को ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही डोपामीन में बदल देता था। और यहीं पर एंट्री होती है हीरो कार्बिडोपा की, जो पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स क्लास की दवा है। अब दाईं तरफ के डायग्राम को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बिडोपा एक बॉडीगार्ड की तरह लेवोडोपा को शरीर में प्रोटेक्ट करता है, जिससे वो आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके दिमाग में पहुंच जाता है और वहां डोपामीन में बदल जाता है। इसके अलावा डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट जैसे ब्रोमोक्रिप्टीन, एमएओबी इनहिबिटर्स जैसे सेलेजिलिन और सीएमटी इनहिबिटर्स जैसे एंटाकोपोन जैसी दवाएं भी डोपामीन के असर को बढ़ाती हैं। कुछ दवाएं कोलिनर्जिक सिस्टम पर भी काम करती हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जैसे योग, आहार और तनाव मुक्त जीवन शामिल हैं। अब हम एक ऐसी बीमारी पर आते हैं जो याददाश्त को धीरे धीरे मिटा देती है। इसका नाम है अल्जाइमर्स डिजीज। इसकी डेफिनेशन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन ओल्डर एडल्ट्स, इंसिडेंस इंक्रीजेज विथ एज, इंसीडियस इम्पेयरमेंट ऑफ हायर कॉग्निटिव फंक्शंस। इसका मतलब है कि ये बुजुर्गों में डिमेंशिया या मनोभ्रंश का सबसे आम कारण है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका खतरा बढ़ता जाता है। इसमें धीरे धीरे सोचने, समझने और याद रखने की शक्ति कमजोर होने लगती है। इसका प्रोग्रेशन कैसे होता है? डेफिसिट्स इन मेमोरी, विजुओस्पेशियल ओरिएंटेशन, जजमेंट, पर्सनैलिटी एंड लैंग्वेज इमर्ज। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, याददाश्त, दिशा का ज्ञान, निर्णय लेने की क्षमता, व्यक्तित्व और भाषा सब में कमी आने लगती है।
तो इसका इटियोपैथोजेनेसिस यानी मूल कारण क्या है? फंडामेंटल एब्नॉर्मैलिटी, accumulation of two proteins, AB and tau, due to excessive production/defective removal. आसान शब्दों में, एल्जाइमर्स रोग में दिमाग के अंदर दो तरह का कचरा जमा होने लगता है। पहला है प्लाक्स, डिपॉजिट्स ऑफ एग्रीगेटेड AB पेप्टाइड्स इन द न्यूरोपल एक्स्ट्रासेल्युलर। ये प्लैक्स हैं जो बीटा एमिलॉइड प्रोटीन के गुच्छे होते हैं और न्यूरॉन्स के बाहर जमा होते हैं। दूसरा है टैंगल्स, एग्रीगेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग प्रोटीन टाउ इंट्रासेल्युलर। ये टैंगल्स हैं जो टाउ प्रोटीन के गुच्छे होते हैं और न्यूरॉन्स के अंदर ही उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जाम कर देते हैं। जब ये दोनों कचरे बढ़ जाते हैं, बोथ कॉन्ट्रीब्यूट टू न्यूरल डिसफंक्शन, तो न्यूरॉन्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाते और धीरे धीरे मरने लगते हैं, खासकर याददाश्त वाले हिस्सों में। नीचे दिए गए डायग्राम में आप नॉर्मल न्यूरॉन और अल्जाइमर्स न्यूरॉन के बीच का फर्क साफ देख सकते हैं। इस स्लाइड में हम अल्जाइमर्स के जेनेटिक कारणों और उसके मैनेजमेंट पर गौर करेंगे। तो जेनेटिक एविडेंस से क्या पता चलता है? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल्टर्ड AB मेटाबॉलिज्म। इससे ये साफ होता है कि इस बीमारी में AB प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म यानी उसके बनने और हटने की प्रक्रिया में गड़बड़ी कितनी महत्वपूर्ण है। म्यूटेशंस इन APP एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन कॉज familial AD। इसका मतलब है कि अल्जाइमर्स सिर्फ बढ़ती उम्र की बीमारी नहीं है, इसमें हमारे जीन्स का भी बड़ा हाथ हो सकता है। कुछ जीन्स जैसे APP में म्यूटेशन होने पर ये परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकती है। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी लक्षण क्या हैं। डेफिसिट्स इन मेमोरी, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, पुअर जजमेंट, याददाश्त में कमी, किसी काम में उत्साह न होना और गलत निर्णय लेना। डिफिकल्टी इन इलैबोरेट थॉट्स, डिसओरिएंटेशन टाइम स्पेस, लंबी चौड़ी बातें सोचने में तकलीफ और समय व स्थान को लेकर भ्रम की स्थिति। ड्रास्टिक बिहेवियर चेंजेस, प्रॉब्लम्स इन स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, व्यवहार में अचानक बड़े बदलाव आना और बोलने, पढ़ने या लिखने में परेशानी होना। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में दो मुख्य प्रकार की दवाएं हैं। कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर्स, जिनके एग्जाम्पल्स हैं डॉनपेजिल, रिवास्टिगमीन। ये दवाएं दिमाग में एसिटिलकोलिन नाम के केमिकल को बढ़ाकर याददाश्त में सुधार लाती हैं। NMDA एंटागनिस्ट, जिसका एग्जाम्पल है मेमेंटीन। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि अभी तक अल्जाइमर्स का कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन इन दवाओं से बीमारी की रफ्तार को धीमा किया जा सकता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अवॉइड स्ट्रेस, चेंज डाइट और योगा या एक्सरसाइज जैसे लाइफस्टाइल बदलाव शामिल हैं। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रोक की, जिसे आम भाषा में ब्रेन अटैक भी कहते हैं। और ये नाम बिल्कुल सही है। इसकी डेफिनेशन है सडन ऑनसेट ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट परसिस्टिंग मोर देन 24 आवर्स ड्यू टू सेरेब्रल सर्कुलेशन एब्नॉर्मैलिटी। इसका मतलब है कि स्ट्रोक एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें दिमाग के किसी हिस्से को खून मिलना अचानक बंद हो जाता है, जिसके कारण शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी या सुनपन आ जाता है, और ये लक्षण 24 घंटे से ज्यादा रहते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? हाइपरटेंशन, हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया, डायबिटीज, स्मोकिंग, हेवी अल्कोहल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। यानी हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, धूम्रपान और ज्यादा शराब इसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं। पहला है इस्चीमिक स्ट्रोक। इस्चीमिक स्ट्रोक थ्रोम्बोटिक या एम्बोलिक ऑक्लूजन। ये तब होता है जब दिमाग की खून की नली में ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हार्ट अटैक में दिल की नसों में ब्लॉकेज होता है। ये ब्लॉकेज या तो नली के अंदर ही बन सकता है, जिसे थ्रोम्बोटिक कहते हैं, या शरीर के किसी और हिस्से से आकर फंस सकता है, जिसे एम्बोलिक कहते हैं। इसके लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सी नली ब्लॉक हुई है। लार्ज आर्टरी ऑक्लूजन सिम्टम्स। अगर एंटीरियर, मिडल या पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जैसी बड़ी नलियां ब्लॉक होती हैं, तो शरीर के एक बड़े हिस्से, बोलने की क्षमता या देखने में गंभीर समस्याएं आती हैं। आप इन नदियों को नीचे सर्कल ऑफ विलिस के डायग्राम में देख सकते हैं। स्मॉल आर्टरी ऑक्लूजन, जब छोटी नलियों में ब्लॉकेज होता है तो लक्षण सीमित होते हैं। ये अक्सर क्रॉनिक हाई बीपी के कारण होता है। तो अगर इस्कीमिक स्ट्रोक खून की पाइपलाइन में ब्लॉकेज की तरह है, तो दूसरा प्रकार यानी हेमोरैजिक स्ट्रोक उस पाइपलाइन के फटने जैसा है। हेमोरैजिक स्ट्रोक तब होता है जब ब्लॉकेज नहीं होता, बल्कि दिमाग के अंदर कोई खून की नली कमजोर होकर फट जाती है और खून दिमाग के अंदर ही लीक होने लगता है। ये जो लीक हुआ खून है, ये ब्रेन सेल्स पर खतरनाक दबाव डालता है। ये ब्लीडिंग कहाँ हो रही है, उसके आधार पर इसके 3 उप प्रकार हैं। पहला,
एपिड्यूरल सबड्यूरल हीमेटोमास ये आमतौर पर सर में गहरी चोट लगने के बाद होता है। एपिड्यूरल में डैमेज टू मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होता है और खून स्कल यानी खोपड़ी और दिमाग की ऊपरी परत ड्यूरा के बीच में जमा हो जाता है। आप दाईं तरफ दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे ये एपिड्यूरल हीमेटोमा दिमाग पर दबाव डाल रहा है। दूसरा, सब अराकोनाइड हेमरेज, इसमें खून का रिसाव दिमाग की सतह पर होता है। इसका कारण भी सर में चोट या फिर कमजोर नसों का गुब्बारा, जिसे एन्यूरिज्म कहते हैं, उसका फटना हो सकता है। तीसरा, इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज, इसमें खून की नली दिमाग के टिश्यू के अंदर ही फट जाती है। इसका सबसे आम कारण अचानक से ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना है। स्ट्रोक के लक्षण अचानक आते हैं और इन्हें पहचानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें गुजरता हुआ हर एक सेकंड कीमती होता है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी आम लक्षण हैं फेस ड्रॉपिंग, चेहरे का एक तरफ टेढ़ा हो जाना या लटक जाना, सडन विजन डिस्टर्बेंस, अचानक देखने में तकलीफ होना, आर्म और लिम्ब वीकनेस, एक हाथ या पैर में कमजोरी आना या उसे उठा ना पाना, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, शरीर का संतुलन बिगड़ना, नौजिया, उल्टी जैसा महसूस होना, ट्रबल स्पीकिंग, बोलने में लड़खड़ाहट या आवाज का चला जाना, सडन कन्फ्यूजन/मेमोरी लॉस, अचानक भ्रम की स्थिति पैदा होना। स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानने के लिए इस FAST फॉर्मूला को हमेशा याद रखें। ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। F फेस, पूछिए कि क्या चेहरा एक तरफ लटक रहा है। A आर्म, पूछिए कि क्या व्यक्ति अपना एक हाथ नहीं उठा पा रहा है। S स्पीच, पूछिए कि क्या उसकी बोली साफ नहीं है या वो बोल नहीं पा रहा। और सबसे ज़रूरी T टाइम, अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो सोचने में एक पल भी बर्बाद ना करें, तुरंत इमरजेंसी मदद बुलाएं, क्योंकि कहते हैं टाइम इज़ ब्रेन। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में इस्कीमिक स्ट्रोक के लिए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर TPA नाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। ये ओनली ड्रग दैट ब्रेक्स अप क्लॉट्स है, यानी ये खून के थक्के को घोल देती है, लेकिन इसको लक्षण शुरू होने के कुछ ही घंटों के अंदर देना ज़रूरी होता है। इसके अलावा फाइब्रिन स्पेसिफिक जैसे एल्टीप्लाज और रेटीप्लाज भी इस्तेमाल होते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में स्टैंडर्ड केयर जैसे स्ट्रेस अवॉइडेंस और सही डाइट शामिल है। अब हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक माइग्रेन पर आते हैं। देखिए, माइग्रेन सिर्फ एक तेज सिरदर्द नहीं है, ये एक पूरा न्यूरोलॉजिकल इवेंट है जो एक तय टाइमलाइन पर होता है। दर्द तो इसका बस एक हिस्सा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सिवियर थ्रॉबिंग पेन/पल्सिंग सेंसेशन, यूजुअली वन साइड, accompanied by nausea, vomiting, sensitivity to light/sound। इसका मतलब है माइग्रेन एक बहुत तेज धमाक जैसा दर्द है, जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो, और ये आमतौर पर सिर के एक तरफ होता है। इसके साथ उल्टी आना और रोशनी या आवाज से परेशानी होना जैसे लक्षण भी होते हैं। इसके पैथोफिजियोलॉजी में डिस्टर्बेंस इन सेंसरी मॉड्यूलेटरी सिस्टम्स शामिल हैं। आसान भाषा में दिमाग के सेंसरी सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। चलिए इसके फेजेस को समझते हैं। इसकी शुरुआत हमले से 1-2 दिन पहले ही हो जाती है। पहला फेज है प्रोड्रोम। इसके लक्षण हैं कॉन्स्टिपेशन, मूड चेंजेस, डिप्रेशन टू यूफोरिया, फूड क्रेविंग्स, नेक स्टिफनेस, थर्स्ट/यूरिनेशन, यॉनिंग यानी कब्ज, मूड में बदलाव, कभी बहुत खुशी तो कभी उदासी, कुछ खास खाने की इच्छा, गर्दन में अकड़न, बार बार जम्हाई आना। ये सब संकेत हैं कि माइग्रेन आने वाला है। दूसरा फेज है ऑरा, जो हमले से ठीक पहले 5 से 60 मिनट तक रह सकता है। क्लासिक माइग्रेन, सेंसरी डिस्टर्बेंसेस, फ्लैशेस ऑफ लाइट, ब्लाइंड स्पॉट्स, विजन चेंजेस, टिंगलिंग इन हैंड/फेस। इसमें आंखों के सामने चमक दिखना, काले धब्बे आना या हाथ पैर में झंझनाहट जैसी संवेदनाएं होती हैं। ये सभी को नहीं होता। अब हम माइग्रेन के टाइमलाइन के आखिरी 2 चरणों और उसके मैनेजमेंट को देखेंगे। तीसरा और सबसे तकलीफदेह फेज है माइग्रेन अटैक। ये 4 से 72 घंटों तक चल सकता है। इसके लक्षण हैं थ्रॉबिंग/ड्रिलिंग पेन, वन हेमिस्फीयर, नॉजिया, वॉमिटिंग, गिडनेस, इंसोम्निया, एंग्जाइटी, सेंसिटिविटी टू लाइट, स्मेल, साउंड। इसमें सर के एक हिस्से में फटकने या छेद होने जैसा दर्द होता है। इसके साथ उल्टी, चक्कर, नींद न आना और रोशनी, गंध व आवाज से अत्यधिक संवेदनशीलता शामिल है। चौथा और आखिरी फेज है पोस्टड्रोम, जो हमले के बाद 24 से 48 घंटे तक रहता है। इसे माइग्रेन हैंगओवर भी कहते हैं। इसके लक्षण हैं इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, फटीग, डिप्रेस्ड/यूफोरिक मूड। इसमें व्यक्ति को बहुत थकान, कॉन्सेंट्रेशन में कमी और मूड में उतार चढ़ाव महसूस होता है। अब देखते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें 2 तरह की दवाएं हैं। प्रोफाइलैक्टिक, ये दवाएं दौरे को रोकने के लिए यानी बचाव के लिए रोज ली जाती हैं।
जैसे कि बेटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, अबॉर्टिव ब्लॉकिंग पेन पाथवेज। ये दवाएं दौरा शुरू होने पर दर्द को तुरंत रोकने के लिए ली जाती हैं, जैसे कि एनएसएड्स, ट्रिप्टेन्स, सुमेट्रिप्टैन, रिजाट्रिप्टैन। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में वही स्टैंडर्ड केयर शामिल है, स्ट्रेस अवॉइडेंस, डाइट, योगा, बी हैप्पी। तनाव से बचना, सही डाइट लेना और खुश रहना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि कैसे दिमाग के अंदर की छोटी छोटी गड़बड़ियां, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो या खून के बहाव में हो, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप ले सकती हैं। इन सभी बीमारियों के मैनेजमेंट में दवाओं के साथ साथ एक स्वस्थ जीवन शैली का बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है।